अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान है और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर इलाहाबाद से, प्रयागराज से मैडम डॉक्टर अपराजिता मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप पांडुलिपि विभाग के वहाँ अध्यक्ष हैं। हम मैडम का यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल देखिए, हमने पूरी दुनिया के ज्ञान भंडारों की चर्चा की और उनके व्याख्यान भी कराए। हकीकत यह है कि हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पास भी लाखों पांडुलिपियां हैं। हमारा अपना ज्ञान भंडार है, गंगानाथ झा कैंपस, और उसी के विषय में हम आज यहाँ आप लोगों को जो है परिचय कराना चाहते हैं। वहाँ पे साल में कई बार 2 बार भी जो है शोधार्थियों की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने का कोर्स वर्क भी होता है। मैडम के मार्ग निर्देशन में वो सब चलता है। मैडम ने जो है कई वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कई लिपियों पर आपका कमांड है। हम डॉक्टर अपराजिता मिश्रा जी का एकलव्य कैंपस अगरतला में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर अपराजिता मिश्रा जी। मेरी ध्वनि सुनाई पड़ रही है उत्तम जी? जी जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सम्माननीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर के निदेशक वर्य आचार्य सुकांत सेनापति जी, इस आभासी माध्यम से इस कार्यशाला में जुड़े हुए परम श्रद्धेय प्रोफेसर सिद्धार्थ वाकड़कर जी, जिन्हें मैं भी यहाँ देख पा रही हूँ, कोबा ज्ञान मंदिर के सम्माननीय डॉक्टर केतन शाहदी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर उत्तम जी और आपका समस्त आयोजक मंडल, इस सभागार में उपस्थित समस्त प्रतिभागी जन, परिसर के तत्त शास्त्रों में निष्णात आचार्यगण तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त शोधक छात्र, जिज्ञासु, संस्कृत विद्यानुरागी महानुभाव और श्रोतागण, आप सभी को मेरा यथायोग्य नमन, वंदन। सर्वप्रथम मैं इस कार्यशाला के आयोजन के लिए आयोजक मंडल को, विशेष रूप से डॉक्टर उत्तम सिंह जी को साधुवाद करना चाहूंगी। आपने अत्यंत सुविचारित रूप से इस कार्यशाला का आयोजन किया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर, और बहुत ही सफलतापूर्वक आप इस कार्यशाला को आगे लेके जा रहे हैं। मेरा ये जरूर थोड़ा दुर्भाग्य है कि थोड़ी यहाँ परिसरीय व्यस्तता के कारण मैं आपके संपूर्ण सत्रों में जुड़ नहीं पा रही हूँ। बीच बीच में मैं कनेक्ट होती हूँ, लेकिन फिर मुझे छोड़ना पड़ता है लिंक को। कभी कभी मैं प्रोफेसर सिद्धार्थ जी को मैंने सुना, कुछ लेक्चर बीच में सुने, तो मेरा ये जरूर दुर्भाग्य मैं मान रही हूँ कि इतने महत्वपूर्ण और ऐसे तलस्पर्शी इस विद्या के ज्ञान से, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक पांडुलिपियों के संपादन, संरक्षण और क्षेत्र में विविध कार्यों में लगाए हैं, ऐसे जो यहाँ पर प्रख्यात विद्वान देश के हैं, इस मंच पर उपस्थित हैं, और जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनको मैं पूर्ण रूप से नहीं सुन पा रही हूँ। मेरा थोड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन आज मुझे बहुत सौभाग्य का अवसर भी मैं अनुभूत कर रही हूँ कि मुझे उत्तम जी ने एक अवसर दिया है कि मैं अपने विश्वविद्यालय के की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक छोटी सी अपनी कुछ चर्चा आपके साथ मेरा संवाद हो जाएगा, उसके लिए मैं आभारी भी हूँ। यहाँ पर इस मंच पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातें हो रही हैं, और मुझे जो विषय दिया गया है, उत्तम सिंह जी ने मुझसे जो चर्चा हुई, मुझसे कहा कि आप गंगानाथ झा परिसर के संग्रहालय का आपको एक परिचय देना है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
इससे पहले कि हाँ, मेरा स्क्रीन आप देख सकते हैं क्या? हाँ मैडम, ठीक है। क्या मेरी आवाज इको हो रही है क्या? नहीं मैडम, आपका आवाज ठीक है और प्रेजेंटेशन भी ऑन है। आप ओके, कंटिन्यू। थैंक यू। तो उत्तम जी के साथ मेरी जो वार्ता हुई, तो आपने मुझे जो विषय दिया वह हमारे विश्वविद्यालय के एक विशिष्ट परिसर के एक विशिष्ट संग्रहालय का परिचय मुझे यहाँ प्रदान करना है। इससे पूर्व कि हम विषय पर आए, मैं थोड़ा सा विषय पे आने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि के रूप में कुछ एक सामान्य बातें यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि क्रमशः सोपान पर यद्यपि ये पृष्ठपेषण होगा, मैं समझती हूँ बहुत सारे महत्वपूर्ण लेक्चर्स हो चुके हैं और आप सभी ने व्याख्यान में पांडुलिपि विज्ञान और पैलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र से संबद्ध लगभग सभी बिंदुओं पर विशिष्ट व्यक्तियों के व्याख्यान सुने हैं और अभी आप लगभग सभी विषयों पर सुन चुके हैं। तो मैं सामान्य जो बात कहते हुए मैं अपने वक्तव्य पर आऊंगी, कुछ बातें कि गंगानाथ झा परिसर के पांडुलिपि भंडार, इसके विषय में जो मेरा वक्तव्य होगा या इस कार्यशाला का जो ये विषय चयन किया गया, उत्तम जी ने चयन किया और बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन हो रहा है, इसकी आवश्यकता ही क्यों है। बहुत सारे विषय थे, शोध वर्षों से हम देख रहे हैं विभिन्न संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में शोध की क्या स्थिति है, किस प्रकार से शोध कार्य हो रहे हैं, तो अभी ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो आधुनिक नूतन शिक्षा नीति है, 2020 में भारतवर्ष में जो नई शिक्षा नीति में जो कुछ इस प्रकार के प्राविधान किए गए हैं, जिसमें आपको IKS या इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध विषयों को हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारी शिक्षण व्यवस्था में समावेशन करने की बात बार बार कही गई है, बड़े सबल ढंग से कही गई है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार हर विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसकी मंशा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात होती है तो जैसे कि हम आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पृष्ठ 24 जो उसका डॉक्यूमेंट है, जो सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हुए उसका समावेशन नई शिक्षा नीति में किस प्रकार करना चाहिए, इसकी आवश्यकता पर बल देते हुए भारत के ज्ञान की बात कही। तात्पर्य भारत की जो भावी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे शोधक छात्र हैं, जो भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, जो समाज का, राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, जो विश्व गुरु के पद पर भारत को ले जाने के लिए आगे आने वाले हैं, ऐसी पीढ़ी को भारत के ज्ञान से परिचित होना चाहिए। और भारत का ज्ञान क्या है उसको परिभाषित करते हुए हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके डॉक्यूमेंट में यह बात उल्लिखित है कि भारत के ज्ञान में भारत से प्राप्त ज्ञान और आधुनिक भारत और इसकी सफलताओं और चुनौतियों में इसके योगदान के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं का एक स्पष्ट भाव शामिल होगा। तो भारत का ज्ञान क्या है? भारत का ज्ञान हम आप सभी जानते हैं, भारतीय परंपराओं का, भारतीय संस्कृति का, भारत की मेधा का, भारत की बौद्धिक संपदा का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय ऋषियों का, जो वैश्विक सभ्यता को, विश्व की सभ्यता को जो अवदान है, और आज की तिथि में जो हमारी प्रासंगिकता है, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारे शास्त्र, हमारा विज्ञान, ज्ञान की प्रत्येक शाखा में भारतीय ऋषियों की मेधा ने जो चिंतन किया, जो शास्त्रों के रूप में हमारे सामने है, उसका ज्ञान होना हमारी भावी पीढ़ी को आवश्यक है।
क्योंकि यदि उसका ज्ञान नहीं होगा तो हमारी भावी पीढ़ी आत्मगौरव की भावना से हीन होगी, और आत्मगौरव से हीन कोई भी देश का नागरिक या भावी पीढ़ी एक अच्छे राष्ट्र का, एक सबल राष्ट्र का, एक नेतृत्वकर्ता का की भूमिका में कभी नहीं आ सकती, यह स्पष्ट है। अतः हमारे नई शिक्षा नीति में इन विषयों का अनुमोदन किया गया कि किस प्रकार से हमारे स्कूली शिक्षा में और हमारी जो उच्चतर शिक्षा है उस लेवल पे आकर के कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को उसमें इनबिल्ड करना है, किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करें कि हमारी भावी पीढ़ी अपने अतीत के गौरव के अभिमान से, आत्मगौरव से युक्त होकर आगे बढ़े, और आज के युग में हमारे प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता को भी वह के अनुप्रयोग को सिद्ध करे, उसके रेलेवेंस को सिद्ध कर सके, उस पर काम कर सके, उस पर शोध कर सके। तो नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित इन सभी प्रावधानों को देखते हुए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपनी शोध नीति में आमूल चूल परिवर्तन किया और संपूर्ण पीछे की परंपरा को ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए बिल्कुल नई शोध नीति प्रस्तावित की। वह शोध नीति क्या है हमारे विश्वविद्यालय की? देखिए, जो हमारे विश्वविद्यालय का ट्रस्ट एरिया है, हमारे यहाँ पे लगभग मैं देख रही हूँ बहुत सारे शोध छात्र भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं से भी जो ज्ञान के जिज्ञासु लोग हैं, जो अध्येता हैं, जो शोधक छात्र हैं, वो जुड़े हैं। तो जो हमारे विश्वविद्यालय का नया ट्रस्ट एरिया है, जिस दिशा में शोध कार्य को विश्वविद्यालय बल देगा, वह निम्न प्रकार से है। उसमें जो प्रथम स्थान रखा गया है वह पांडुलिपि ग्रंथ संबद्ध शोध फल पर संपादन सिद्धांतों और नियमों के अनुरूप अप्रकाशित पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशित अप्रकाशित पांडुलिपियों की आलोचनात्मक समीक्षा, एकल उपलब्ध पांडुलिपियों का आलोचनात्मक संस्करण बनाना, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के साथ विशेष स्पेशल एडिशंस, विशेष संस्करण पांडुलिपियों के तैयार किए जाने चाहिए। इस पर विश्वविद्यालय का जोर है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट के रूप में जो भी पांडुलिपियां हैं, उनको अन्य संस्थाओं के साथ, अन्य विद्वानों के साथ, अन्य जहां पर भी जिन जो हितधारक हैं इस संस्था के, उनके साथ शेयर करना, और पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन का कार्य करना, और भारतीय ज्ञान परंपराएं और उनका अनुप्रयोग। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय हैं, शास्त्रीय विषय भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय का जो शोध की नूतन दृष्टि है, हमारे विश्वविद्यालय की भी एक शोध नीति नहीं है, लागू हुई है, जिसके बारे में, जिसके प्रथम अंश को ही मैंने यहाँ उल्लेख किया है। वह इसलिए कि आप देखिए कि पांडुलिपियों की कितनी महत्ता आज के समय में अब शोध की दृष्टि से है। जो बीच में कई वर्षों तक कुछ एक विशेष वर्ग तक ही पांडुलिपियों की समझ, उन पे काम करने वाले लोग थोड़े सीमित हो गए थे। अब पुनः एक बार इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शोध नीति में परिवर्तन किया गया है। मेरा स्लाइड चेंज हो रहा है क्या? हाँ, नेक्स्ट, थैंक यू। देखिए, मातृकाएं या पांडुलिपियां, ये जो नवीन शिक्षा नीति है और जो नवीन विश्वविद्यालय की शोध नीति है, उसके अनुसार हमें शोध के नई एक दिशा मिली है, अथवा इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और मातृकाएं जो होती हैं, जो पांडुलिपियां होती हैं, वो हमारे ज्ञान की संवाहिका हैं। आप सब जानते हैं, आपने इतने सारे विद्वानों को सुना, आपने बार बार सुना होगा कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है हमारे लिए, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में हमारी समस्त बौद्धिक परंपरा। यहाँ मैंने इस स्लाइड में कुछ विषयों को लिखा है, जिनमें मातृकाओं के कुछ विषय जो आप देख सकते हैं यहाँ: साहित्य, आयुर्वेद, योग, गणित, शिल्प शास्त्र, संगीत, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, विज्ञान, कला, दर्शन, ये तो है ही। लेकिन भारतीय ज्ञान की अथवा ज्ञान की कोई भी, ज्ञान और विज्ञान की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जिसमें मातृकाएं न हो, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारा ऋषियों द्वारा प्रदत्त उनकी मेधा से उत्पन्न जो ज्ञान था, जो उन्होंने दर्शन किया, वो जो ज्ञान शास्त्रों के रूप में हमारे पास है, उसकी संवाहिका मातृकाएं ही। मातृकाएं अतीत से वर्तमान के बीच में जो एक सेतु का कार्य करती है,
मातृकाओं के माध्यम से ही हमारी अतीत की पीढ़ी के साथ वर्तमान पीढ़ी का संवाद संभव। हम जान नहीं सकते कि हमारे पास हमारे ऋषियों की या हमारे पूर्वजों की मेधा किस स्तर तक उन्नत थी। इसके लिए हमारे पास जो सेतु है, जो माध्यम है, वो है मातृकाएं या हस्तलेख। इसलिए मातृकाओं का महत्व स्पष्ट है, इसके विषय में कोई संदेह नहीं। मानव जाति की अमूल्य विरासत है पांडुलिपियां। ये हमारे ज्ञान की संवाहिका है, हमारे बौद्धिक संपदा है और अतीत के साथ हमारे संवाद का माध्यम ये पांडुलिपियां हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं और इनका महत्व अप्रतिम है, स्पष्ट है। और जब पांडुलिपियों की हमने यहाँ तक बात की, पांडुलिपियों के महत्व को हमने समझ लिया नई शिक्षा नीति में, और नई शिक्षा नीति के साथ ही हमारे विश्वविद्यालय की शोध नीति में जो परिवर्तन हुआ है, उस दृष्टि से आपको मातृकाओं की ओर जाना पड़ेगा। आपको मातृकाओं पे शोध का कार्य करना पड़ेगा, उनसे संबद्ध विषयों की ओर जाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अभी अन्य विकल्प जो है वो है, लेकिन ट्रस्ट एरिया में प्रथम जो स्थान दिया गया है वो पांडुलिपियों के शोध को दिया गया। जब भी कोई अध्येता अथवा कोई शोधकर्ता, शोधक शोध के लिए प्रवृत्त होता है अथवा कोई संस्था पांडुलिपियों का संग्रह करना चाहती है, सरकारी या गैर सरकारी, तो उसके पास क्या उपाय है? ये सामान्य बात है, आप पहले सुन चुके हैं। ये संग्रह के उपाय हैं। हमारे देश में लगभग 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि विविध सरकारी राजकीय संग्रहालयों में हैं। कुछ लोगों के प्राइवेट कलेक्शंस भी हैं। राजाओं महाराजाओं के व्यक्तिगत संग्रह हुआ करते थे हमारे यहाँ, जैसे कि अभी मैंने कुछ चर्चा सुनी जब मैं ज्वाइन हुई कि गुजरात में बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत संग्रह हैं। बहुत समृद्ध है गुजरात का क्षेत्र पांडुलिपियों की दृष्टि से, और यहाँ कोबा ज्ञान मंदिर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं शाह जी। तो ऐसे ये तो बहुत समृद्ध संग्रहालय हैं वहाँ के, और आश्रमों में, मठों में और लोगों के घरों में भी हमें पांडुलिपियां मिलती हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मातृकाओं का, पांडुलिपियों का, पोथी का दान करना बहुत ही पुण्य कारक माना गया है और इसलिए पोथियों के दान की परंपरा रही, और इसी कारण से लोगों के व्यक्तिगत संग्रहों में, घरों में पोथियों को रखने की, पोथियों की पूजा करने की परंपरा भी हमारे देश में रही है। इस कारण आपको घरों में, गांव के आप घरों में, आप जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर गांव में पोथियां होंगी और उसकी पूजा करते हैं, पूजा आदि करते हैं। और मंदिरों मठों में भी पांडुलिपियों का संग्रह होता है। आप जैन मठों, मंदिरों, जैन संस्थाओं को देखिए, आप बौद्ध संस्थाओं को देखिए, और आप हमारे मंदिरों में भी बहुत जगह, रघुनाथ मंदिर लाइब्रेरी सभी जानते हैं। तो इस तरह के स्थानों में संग्रह हैं, और संस्थाओं में जो संग्रह होते हैं वो अलग अलग प्रयास से लाए जाते हैं, जिसकी चर्चा संभवतः कोबा ज्ञान मंदिर के द्वारा भी की गई होगी, उस पर मैं भी विस्तार से नहीं जाऊंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर पांडुलिपि को एकत्र करना चाहता है व्यक्तिगत संग्रह के रूप में, तो उसको इस दृष्टि से उपाय करना पड़ेगा कि वह लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनको परचेज करें और उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। देश विदेश में प्रमुख संग्रहालय पे एक दृष्टि डालते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही ग्रंथों के लेखन की परंपरा रही है। इन विश्वविद्यालयों के विषय में मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी हमारे प्राचीन ज्ञान के केंद्र रहे हैं, और इन विश्वविद्यालयों में जो ग्रंथ थे वो बहुत विशाल संख्या में थे। नालंदा के विषय में आप जानते हैं कि नालंदा जब 3 माह तक जलता रहा, और उसके संग्रहालय का जो 9 मंजिला तल था उसमें लाखों की संख्या में ग्रंथ रखे हुए थे। जब वह जला है तो महीनों तक, तब अगर अतिशयोक्ति ना भी माने तो बहुत लंबी अवधि तक वह जलता रहा। इतने अधिक ग्रंथ हमारे यहाँ थे, और हमारी बहुत सारी ज्ञान संपदा नष्ट हो गई, और यदि अभी भी हमारे अंदर चेतना नहीं आई तो आगे हम बची हुई संपत्ति को भी नहीं बता पाएंगे। हमारे देश में, ये सिर्फ आपके सामान्य ज्ञान के लिए है, आपने सुना होगा, भारत के कुछ प्रमुख हस्तलेख संग्रहालय, प्रायः इसमें सरकारी संग्रहालय हैं, विश्वविद्यालयों के और रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप जानते हैं सरस्वती महल लाइब्रेरी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा बड़ा कलेक्शन है, लगभग 1 लाख से ऊपर हस्तलेख वहाँ पर हैं। इसके अलावा राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सरस्वती महल लाइब्रेरी, कोलकाता विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, अड्यार लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, एशियाटिक सोसाइटी,
खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्री कैलाश सूर्य ज्ञान मंदिर, आप यहाँ पे उपस्थित ही हैं, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुपति, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सलारजंग म्यूजियम। ये यहाँ पर कुछ मैंने निदर्शन किया है। ये मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन की दृष्टि से ये एक स्तर इसमें बनाया गया है, कहाँ पर कितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उस दृष्टि से कुछ मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। और लगभग 200 के आसपास संग्रहालयों की लिस्ट है, सूचीबद्ध संग्रहालय हमारे देश में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जहाँ पर पांडुलिपियां हैं, उनकी संख्या लगभग 200 के आसपास है। विदेशों में भी हस्तलेखों का विशाल संग्रह है। आप जानते हैं भारत में औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों की सत्ता रही और जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल था 16वीं शताब्दी में, और जब भारत में उसी समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ ही जब भारत में एक चेतना सी आई, विश्व में भी एक चेतना आई संस्कृत विद्या के, भारतीय विद्या के प्रति, इंडोलॉजी के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, वो उसमें अंग्रेजों का योगदान था, अंग्रेज विद्वानों का योगदान था। इसमें इसको मानने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रारंभ उन्होंने किया भारतीय विद्या हस्तलेखों को संग्रहित करना और उसको उनके महत्व को जान करके इस प्रकार के कार्य उनके द्वारा आरंभ किए। फिर भारत के विद्वान भी इसमें जुड़े, भारत की संस्थाएं भी प्रकाश में आई और धीरे धीरे यह कार्य आगे बढ़ा। लेकिन इसी बीच में कॉलोनियल काल में, औपनिवेशिक काल में भारत से महत्वपूर्ण हस्तलेखों की एक बहुत बड़ी संख्या भारत से बाहर स्मगल की गई, भेज दी गई, ले जाई गई, चोरी के द्वारा गई। तो भारत के बाहर भी एक विशाल संग्रह, अंग्रेजों ने भी यहाँ से अलग अलग समय में चार्ल्स डिकेंस ने अपना जो संग्रह था पांडुलिपियों का, उसको इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जाकर के, और इंग्लैंड में बहुत सारे संग्रहालय, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है लंदन में, ब्रिटिश लाइब्रेरी, रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी और वोडलेयन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड। देखिए इतने तो आपको सिर्फ इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही मिलते हैं इतने संग्रह, और जर्मनी में, फ्रांस में, इन सब जगहों पर भी, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, पेरिस में और जर्मनी में भी, ट्यूबन विश्वविद्यालय में और यूनिवर्सिटी बिब्लियोथेक लिप्जिंग में जर्मनी में भी हमारे देश से ले जाए गए बड़े दुर्लभ हस्तलेखों का संग्रह है, जिसको अभी हमें भी प्राप्त करना थोड़ा सा दुष्कर होता है। लेकिन ये संख्या है बाहर भारत से गए हुए हस्तलेख। तो ये सारे ऐसे संग्रहालय हैं जिनमें कि आपको हस्तलेख मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर आपको संस्थाएं हैं जिन पर आप, जहाँ से आप हस्तलेखों को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर संग्रह। अब इन सारे हस्तलेखों को देखने, ये सारे जो आपके हस्तलेख हैं, संग्रहालय है, यहाँ से हस्तलेखों को प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से यदि हम हस्तलेखों पर शोध कार्य की दृष्टि से देखें तो संग्रहालयों का विशेष महत्व। बीच बीच में आप लोग जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं वहां पर जो भी संग्रहालय है आप उसकी विजिट कीजिए। आपके आसपास के क्षेत्रों में जहां भी आप जा सकते हैं, जो लोग भी जिज्ञासु हैं वहां जाके आपको देखना चाहिए कि संग्रहालयों में काम कैसे होता है, हस्तलेख किस प्रकार से वहां पे है, कौन कौन से है। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर आज के। जब संग्रहालयों की बात हो रही है तो हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसके द्वारा यह कार्यशाला संचालित की जा रही है, उसका भी एक संग्रहालय है। यहाँ पर उपस्थित जो हमारे शोधक छात्र हैं, उसके अतिरिक्त भी जो विद्वान हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताती हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में संस्कृत का एकमात्र बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय, 12 परिसर इसके संपूर्ण भारत में बिखरे हुए हैं। और इसका प्रयाग में स्थित जो परिसर है, गंगानाथ झा परिसर, जिसको आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह परिसर इस विश्वविद्यालय का एक अति विशिष्ट परिसर है। वह इस दृष्टि से कि हमारे विश्वविद्यालय में यह एकमात्र ऐसा परिसर है जहां पर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं का संचालन, पाठ्यक्रमों का संचालन नहीं होता। यह परिसर अपने स्थापना काल से ही शोध को पूर्णतः समर्पित है। शोध के अतिरिक्त इस संस्था में
इस परिसर में और कोई भी कार्य नहीं किया जाता। और हमारे विश्वविद्यालय के इस परिसर में एक हस्तलेख संग्रहालय है, जिसका परिचय मैं आज आपको दूंगी। गंगानाथ झा परिसर, डॉक्टर सर गंगानाथ झा की चित्र को आप देख सकते हैं। महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा संस्कृत भाषा के, भारतीय विद्याओं के प्रकांड विद्वान थे, अद्भुत विद्वान, विश्व प्रसिद्ध इनकी विद्वत्ता थी। ये अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का, महत्वपूर्ण संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में बड़ा सुंदर अनुवाद। इनके अंग्रेजी अनुवादों से ही अनेक विदेशी विद्वानों ने भारतीय विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो इनके विषय में लिखा है कि यदि मैं सर गंगानाथ झा का जितना ऋणी मैं हूं, उतना कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैंने भारतीय विद्या में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वह उसका श्रेय सर गंगानाथ झा के अंग्रेजी आंग्ल भाषा अनुवाद को जाता है। इस प्रकार से सर गंगानाथ झा को, इनको सर की उपाधि मिली थी, महामहोपाध्याय की उपाधि से भूषित थे। मीमांसा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, वेदांत के क्षेत्र में और हिंदू विधि के क्षेत्र में इनकी उद्भट विद्वत्ता थी। इन्होंने मीमांसा ज्यूरिस्प्रूडेंस ग्रंथ लिखा है और हिंदू लॉ एंड इन इट्स रिसोर्सेज ग्रंथ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। हमें लगता है इलाहाबाद प्रयाग में जो हाई कोर्ट है, इसके जजेस भी यहाँ पर आते हैं, न्यायाधीश आते हैं, उनकी इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इससे वो लाभ लेते हैं। तो मीमांसा के ऊपर और हिंदू विधि के ऊपर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इसके बाद इतना महत्वपूर्ण काम कम देखने में आया है। तो यह एक उद्भट विद्वान थे। यह इनकी तपोस्थली है और इस कारण से यह संग्रहालय, यह परिसर विशिष्ट हो जाता है। यह जो परिसर है, इसकी स्थापना 1943 में, 1943 में महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, मतलब इतने विशिष्ट लोग इस संस्था की स्थापना से जुड़े। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रावास यहीं पास में ही है, वहाँ एक कमरे में इस संस्था की नींव डाली गई 1943 में। इसके बाद 1945 में ठीक उसी के पास, जहाँ पर अभी मैं बैठी हुई हूँ, वर्तमान में अमर शहीद आजाद की जो शहीद स्थली आजाद पार्क, वहाँ पर यह संस्था स्थित है। इस भूमि पर आकर के इस संस्था को शिफ्ट किया गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रांगण इसका नहीं है, क्योंकि यह सार्वजनिक पार्क है, उसके अंदर यह संस्था, यह परिसर है हमारा। तो इस संस्था का आरंभ उस रूप में किया गया और यह इसलिए निश्चित रूप से एक विशिष्ट संस्था है, क्योंकि ये एक ऐसे उद्भट विद्वान के द्वारा स्थापित, के नाम पर स्थापित। अब हम देखते हैं गंगानाथ झा परिसर का जो गौरवपूर्ण इतिहास है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गंगानाथ झा परिसर, जो इससे पूर्व में गंगानाथ झा शोध संस्थान, जब मालवीय जी ने इसकी स्थापना की तो यह गंगानाथ झा शोध संस्थान के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि गंगानाथ झा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम निर्वाचित कुलपति थे। गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के रूप में यह 1971 में, जब इसको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने इसका टेक ओवर कर लिया, शिक्षा मंत्रालय ने इसको ले लिया, तब यह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के एक परिसर के रूप में स्थापित हो गया। और यहाँ पर जो इस परिसर की विशिष्टता है, वह यहाँ के दुर्लभ हस्तलेखों का संग्रह, उनका संरक्षण, उनका संपादन और शोध, उन पर शोध का कार्य, यह इस शोध परिसर की प्रकृति है। अप्रकाशित हस्तलेखों के संपादन और प्रकाशन के लिए हमारा यह परिसर विशेष रूप से जाना जाता है। परिसर में लगभग 146 महत्वपूर्ण प्रकाशन अभी तक किए जा चुके हैं और लगभग 70 हस्तलिखित ग्रंथों का संपादन भी यहाँ पर किया गया है। इस परिसर में एक पुस्तकालय भी है। परिसरीय पुस्तकालय में लगभग 60,000 के आसपास ग्रंथ हैं और परिसरीय पुस्तकालय में स्थित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय संग्रह
लगभग 5000 दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह है, जो कि वो एक बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत विद्या के, और उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद उनका वह संग्रह हमारे परिसर को दान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए यह एक संग्रह हमारे पुस्तकालय में एक विशेष स्थान क्षेत्रीश चंद्र चट्टोपाध्याय के संग्रह को प्राप्त है। परिसर संग्रहालय की स्थापना, हमारे परिसर में जो हस्तलेख संग्रहालय है, यह जब हमारे विश्वविद्यालय ने इसको टेक ओवर किया, उस समय यहाँ लगभग 12,602 हस्तलेख थे, जो कि गंगानाथ झा, सर गंगानाथ झा जी के व्यक्तिगत संग्रह में उनके हस्तलेख इस संस्था को प्राप्त हो गए। और उसके बाद जब यह संस्था हमारे विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में आगे बढ़ने लगी, तो यहाँ पर हस्तलेख क्रय की एक योजना चलाई। आचार्य बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी, आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे। भारतीय विद्या में देश ही नहीं विदेश में भी आपकी प्रसिद्धि है। आपके प्राचार्यत्व काल में यहाँ पर हस्तलेख क्रय की योजना आरंभ हुई और 12,602 हस्तलेखों से शुरू हुई यात्रा लगभग 56,475 हस्तलेखों पे आकर के अभी रुकी नहीं है, यह निरंतर आगे प्रवहमान है। अभी भी हमारा विश्वविद्यालय का यह परिसर हस्तलेखों की क्रय करने की दिशा में कार्य कर रहा है और जल्दी ही हम इसको और अधिक बढ़ा पा सकेंगे, ऐसी मेरी कामना है। हस्तलेख संग्रहालय एक दृष्टि में हस्तलेख संख्या के बारे में मैंने आपको बताया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हस्तलेख क्रय योजना से पूर्व 12,000 के आसपास 12,602 हस्तलेख हमारे पास थे। कश्मीर से माइक्रोफिल्म्स भी यहाँ पर लाई गई हैं, जो शारदा लिपि में है। लगभग 130 माइक्रोफिल्म्स हमारे यहाँ हैं। और हमारे परिसर का हस्तलेख का सूची पत्र या कैटलॉग, जो एक्सेशन क्रम में टाइटल वाइज, सब्जेक्ट वाइज और ऑथर वाइज प्रकाशित है। संग्रहालय का और थोड़ा सा ब्रीफ परिचय हम देखें। हमारे यहाँ अनेक भाषाओं में और अनेक लिपियों में हस्तलेख हैं। विषय की दृष्टि से साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, आयुर्वेद, पुराण इतिहास, वेद वेदांग, धर्मशास्त्र, स्तोत्र साहित्य इत्यादि विषयों के मातृका ग्रंथ हमारे परिसर में संग्रहित है। प्रमुख रूप से संस्कृत और हिंदी में, भाषा की दृष्टि से विशेष रूप से यहाँ संस्कृत की पांडुलिपियां हैं और हिंदी की भाषा की पांडुलिपियां हैं। कुछ पांडुलिपियां उर्दू की भी यहाँ पर है। देवनागरी, बंग, मैथिली, शारदा ग्रंथ, तेलुगु, तमिल, मलयालम, नेवारी, उड़िया इत्यादि लिपियों में हस्तलिखित ग्रंथ इस संग्रहालय में संग्रहित है। इस संग्रहालय ये मैंने आपको बोल के बता दिया है, इसलिए हम आगे चलेंगे। हमारे इस परिसर का कैटलॉग, ये जितने भी ग्रंथ हैं विविध विषयों, इनका एक कैटलॉग बनाया गया है। उस कैटलॉग का लोकार्पण 12 खंडों में 2012 में विश्व संस्कृत सम्मेलन में किया गया है और यह 12 खंडों में प्रकाशित है। उसका एक अनुपूरक खंड भी है, 13वां भाग इसका अनुपूरक खंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन विषयों से संबंधित कितने कितने हस्तलेख हमारे संग्रहालय में है, उसका ये सूचना यहाँ पर दी गई है। किन किन विषयों में क्रमशः यहाँ आप देख सकते हैं। सांख्य, योग, न्याय में, मीमांसा, वेदांत में, और अनुपूरक भाग में अवशिष्ट विषय हैं। कुछ ऐसे विषय जो बाद में आए या उस समय जिनके विषयों का निर्धारण नहीं हो पाया, उन्हें बाद में अनुपूरक भाग में डाल दिया गया। तो इसमें सम्मिलित रूप से कई विषयों के हस्तलेख हैं। लगभग 1300 के आसपास हस्तलेख अनुपूरक भाग में भी हमारे कैटलॉग के हैं। ये आप देख सकते हैं 12 खंडों में प्रकाशित हमारे विश्वविद्यालय का कैटलॉग है। और इससे पूर्व भी जब आचार्य जीसी त्रिपाठी जी के समय में इसके पूरे कैटलॉग आया था 3 खंडों में, जो लगभग 16,000 हस्तलेखों का था। उसके बाद जब हस्तलेख क्रय परियोजना आरंभ हुई हमारे विश्वविद्यालय की, और उसके माध्यम से हस्तलेखों की संख्या बढ़ी और लगभग 50,000 हस्तलेख आ गए,
तो फिर उस पुराने कैटलॉग्स को समाहित करते हुए फिर 5-6 वर्ष के अंदर इस हस्तलेख कैटलॉग को, नए कैटलॉग को हमने बड़े ही श्रम के साथ संपूर्ण हमारे इस केंद्र के शिक्षक से लेके छात्रों से लेके एक बड़े समूह के कंट्रीब्यूशन के द्वारा इन 12 खंडों के इस कैटलॉग का लोकार्पण करने का सौभाग्य इस परिसर को प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भी जो और हस्तलेख परचेज होकर के आए हैं उनके कैटलॉग को निर्माण करने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसके साथ ही डिजिटल कैटलॉग के निर्माण की परियोजना भी इस परिसर की है। हमारे परिसर का जो हस्तलेख संग्रह है उसका डिजिटाइजेशन नमामि के द्वारा IGNCA के सहायता से किया जा चुका है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा इंदिरा गांधी कला केंद्र के सहयोग से पांडुलिपियों की एवं माइक्रोफिल्म्स के डिजिटाइजेशन का कार्य 2011 से 2015 तक चला है, जिसके द्वारा 54,791 जो हस्तलेख हैं उनका डिजिटाइजेशन कार्य संपन्न किया जा चुका है और इसकी CD हमारे संग्रहालय में संरक्षित है। डिजिटाइजेशन का कार्य आगे संग्रहित मातृकाओं के लिए किया जाना है, जिसके लिए आगे योजना बनाई जा रही है। अब हम इस हस्तलेखागार में संग्रहित कुछ विशेष हस्तलेखों के ऊपर दृष्टिपात करेंगे। हमारे हस्तलेख संग्रहालय में संग्रहित हस्तलेखों में जो सबसे प्राचीन हस्तलेख है वह पांडव चरितम है। यह ताड़पत्र पर मैथिली लिपि में लिपिबद्ध है। काव्य के रचयिता लक्ष्मी दत्त हैं और इस काव्य पर डॉक्टर GC त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में संपादन इसका हो चुका है और 15वीं शताब्दी की यह मातृका है। मोरेश्वर कृत वैद्यामृतम यह आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है और ये हमारे यहाँ आयुर्वेद ग्रंथों में, आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे संग्रहालय में बहुत सारे अप्रकाशित ग्रंथ हैं। पिछले ही वर्ष अभी कुछ माह पूर्व ही आदरणीय प्रोफेसर सिद्धार्थ वाकड़कर जी का व्याख्यानों की श्रृंखला कार्यशाला के रूप में हमारे परिसर में हमने चलाई। उस दौरान उन्होंने हमारे परिसर के संग्रहालय में आकर के कुछ आयुर्वेद से संबद्ध अप्रकाशित ग्रंथों के बारे में सूचना और दी है हमें, तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही हम उस पर कुछ आगे योजनाएं करके उनका प्रकाशन कर सकेंगे। परिसर में संग्रहित कुछ प्राचीनतम हस्तलेख, ये प्रायः हस्तलेख आप अभी तक इतने व्याख्यानों के बाद आप सभी जानते हैं कि हस्तलेखों की आयु बहुत अधिक नहीं होती। यद्यपि ताड़पत्र लेखों की आयु अधिक होती है, वर्तमान के CD DVD से की अपेक्षा ताड़पत्र अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसलिए हमें ताड़पत्रों पे लिखे हुए ग्रंथ अभी तक हमें प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पेपर या हैंडमेड पेपर्स पे या पत्रों पे लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट है वह 16वीं शताब्दी से बहुत ऊपर नहीं जा सकते। कुछ ही हैं या कुछ प्राचीन बहुत कुछ हस्तलेख संग्रहालयों में होंगे, ज्यादातर उनकी लाइफ 400-500 वर्ष के आसपास होती है। इससे अधिक पत्र पर लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं सर्वाइव नहीं कर पाती। पारसी प्रकाश मूर्त मार्तंड मंजरी 1572 AD का है। ग्रह लाघव विवरणम 1785 का। आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ यहाँ पर उल्लेखित हैं। वैद्य जीव, वैद्यामृत, त्रिशती, माधव निदान, वृत्त रत्नावली, शारंगधर संहिता, ये सारे ग्रंथ और न्याय कुसुमांजलि, न्याय के कुछ ग्रंथ, मीमांसा के भट्टारक, भट्ट भास्कर, मीमांसा पल्लव, न्याय तर्क कुतूहल, बौद्धाधिकारः, चातुर्मास्य प्रयोगः इत्यादि ग्रंथ और मधुसूदन सरस्वती की कमेंट्री श्रीमद् भागवत पर, ये हमारे इस संग्रह के प्राचीनतम ग्रंथों की श्रेणी में। इससे ऊपर ये हमारे संग्रहालय के ग्रंथों के अधिकतम की प्राचीनतम सीमा है। इससे पहले के ग्रंथ हमारे संग्रहालय में अभी नहीं है। कुछ अन्य विषयों के हस्तलेख और मातृकाएं भी हमारे संग्रहालय में संग्रहित हैं, जिनमें संगीत, क्रीड़ा, वृक्ष विज्ञान, धनुर्वेद आदि महत्वपूर्ण आदि विषयों के ग्रंथ भी कुछ हमारे संग्रहालय में हैं, जिनका नामोल्लेख मैंने यहाँ पर किया है।
संगीत राम कौतुकम, संगीतानुपांशुकम, राग चंद्रोदय, स्वर शास्त्रम आदि संगीत शास्त्र से संबद्ध ग्रंथ हमारे संग्रहालय में है। शतरंज कुतूहलम, चतुरंग विनोद इत्यादि ग्रंथ, उपवन विनोद, उपवन रहस्य, पुष्प वाटिका विधि। तो उपवन शास्त्र से वृक्ष विज्ञान, पादप विज्ञान से संबद्ध ग्रंथ भी कुछ एक ग्रंथ, कुछ मातृकाएं हमारे इस पांडुलिपि संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही हैं। तो ये कुछ विशिष्ट ग्रंथ भी हमारे इस संग्रहालय में हैं। ये एक चार्ट है जिसमें लिपियों के आधार पर फिर पांडुलिपि की संख्याएं दी गई हैं, किस किस लिपि में कितनी कितनी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ हैं, और जो हस्तलेखों के जो आधार है, आधार के आधार पर, जिस आधार पर मातृका लिप्यासनों के आधार पर कितनी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ किस किस विषय में, किस किस आधार पर कागज में कितनी है, और सांची पत्र पर भी कुछ है, अधिक नहीं है, कुछ सांची पत्र भी हमारे यहाँ है, ताड़पत्र है, और कुछ कागज पर अधिकतर जो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे यहाँ पर हैं वह ताड़पत्र, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिलेगी, पेपर पर सर्वाधिक है। यहाँ पर उल्लिखित ताड़पत्र और सांची पत्र को आप छोड़ दीजिए संख्या को, जो आपको दाहिनी ओर दिखाई पड़ रही है 2 ब्लॉक्स में। इसके अतिरिक्त ये कागज वाले ब्लॉक ब्लैंक हैं, तो इसका ये तात्पर्य है कि इसके अतिरिक्त जितने भी जो संख्या यहाँ उल्लिखित है उसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पेपर मैन्युस्क्रिप्ट है। तो अधिकतम जो संख्या है हमारे यहाँ, अधिक संख्या वो पेपर मैन्युस्क्रिप्ट की ही आपको दिखाई पड़ेगी। ये 3 चार्ट में मैंने इनको डिवाइड किया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस किस विषय के कितने कितने हस्तलेख, उनका आधार क्या है और उनकी लिपियां क्या है, हमारे संग्रहालय में इस प्रकार से संग्रहित है। हमारा ये संग्रहालय शोधार्थियों को और जिज्ञासुओं को शोध हेतु कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? तो माइक्रोफिल्म्स है हमारे यहाँ जो कश्मीर शैव दर्शन और तंत्र से रिलेटेड है। इनको कश्मीर जाकर के 1982 में माइक्रोफिल्म्स के रूप में वहां से कुछ हस्तलेखों को प्राप्त किया गया था। लगभग 250, एग्जैक्टली 250 हस्तलेख हैं जो कि माइक्रोफिल्म्स के रूप में हमारे इस परिसर में संरक्षित है। इसमें 26 रोल 100 फीट के और 68 रोल्स छोटे हैं। और इन माइक्रोफिल्म में एक अनेक वैसे तो विशेष ग्रंथ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर से लाई गई है ये हस्तलेख है। कश्मीर शैव दर्शन का और तंत्र का क्षेत्र रहा है, तो विशेष रूप से शैव दर्शन और तंत्र से संबद्ध अनेक अप्रकाशित और दुर्लभ ग्रंथ आपको इन माइक्रोफिल्म्स के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संस्कृत में शेख शादी कृत गोस्ता, जो कि फारसी में लिखा हुआ ग्रंथ, इसका ईश्वर कौलकृत काव्यानुवाद 2000 पृष्ठों का है। वह इन माइक्रोफिल्म्स में एक विशेष ग्रंथ है। यह 2000 पृष्ठों में है। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों की छाया प्रतिमाएं भी हमारे संग्रहालय से शोधार्थियों को शोध हेतु प्रदान की जाती है। छाया प्रतियां, फोटो प्रतियां, ये सब साहित्य, दर्शन, वेदांत, कामशास्त्र, कोश, आयुर्वेद, पुराण, तंत्र आदि में गणित यहाँ पर लिखा है, गणित के कुछ ही हस्तलेख हैं। विज्ञान से संबद्ध हस्तलेख बहुत कम है, और इत्यादि विषयों और अन्य विषयों की आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। छाया प्रति, उसकी फोटो प्रति, सीडी के रूप में, माइक्रोफिल्म्स के रूप में भी ये संरक्षित हैं, जो कि शोधार्थियों को शोध के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। जो भी शोध छात्र अथवा शोध के लिए इच्छुक व्यक्ति, विद्वान देश से अथवा विश्व के किसी भी कोने से हमारे हस्तलेखागार से संपर्क करता है, हमारे परिसर से संपर्क करता है, उसको हम यह शोध के लिए यह हस्तलेख सहजता से ही हमारे यहाँ से उनको प्राप्त हो सकते हैं। माइक्रोफिल्म्स के लिए हमारे परिसर में माइक्रोफिल्म रीडर हैं, 3 माइक्रोफिल्म रीडर थे, और एक फ्यूमिगेशन चैम्बर है। ये अभी बहुत अच्छी प्रयोग के बाहर हैं, क्योंकि माइक्रोफिल्म्स का अभी प्रयोग नहीं होता, वो डीवीडी के फॉर्म में हमारे यहाँ प्रिंटेड फॉर्म, उनका प्रिंट लेकर के अभी रख लिया गया है। एक और सूचना
या एक सामान्य एक बात मैं एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारे विश्वविद्यालय ने बिल्कुल अभी सितंबर मास में हमारे विश्वविद्यालय में एक नवीन विभाग का गठन किया गया है, पांडुलिपि और पुरालिपि शास्त्र विभाग। इस विभाग के गठन के पीछे यही दृष्टि थी कि हमारे विश्वविद्यालय के जो शोध छात्र हैं उनका पांडुलिपि शोध के क्षेत्र में अधिक से अधिक उनका प्रयास हो और विश्वविद्यालय का पांडुलिपियों के से संबद्ध संपादन, संग्रहण, परिरक्षण, संरक्षण की दिशा में राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान संभव हो वह विश्वविद्यालय इस परिसर के माध्यम से और हमारे विश्वविद्यालय का कंट्रीब्यूशन हो सके, इस दृष्टि से पांडुलिपि विभाग और पुरालिपि शास्त्र विभाग की योजना भी यहाँ की गई है, जो वर्तमान में इस परिसर में कार्य कर रहा है और मुझे अभी वर्तमान में इसका दायित्व दिया गया है। यद्यपि मैं इस दिशा में अभी एक छात्रा ही हूँ, मेरा आरंभ ही है, ये एक तो महासमुद्र है लिपि विज्ञान तो और पुरालिपि शास्त्र। इस विभाग नवनिर्मित विभाग की दृष्टि से भी मैं आपसे कुछ बातें आपके सामने रखूंगी। इस विभाग का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो दृष्टि है, इस विभाग के माध्यम से परिसर के हस्तलेख संग्रह की विधि, डिजिटल रूप में और भौतिक रूप में हस्तलेखों का अन्वेषण और उनका संग्रह करना। इस परिसर में विद्यमान जो हस्तलेख संग्रहालय है और विश्वविद्यालय का पांडुलिपि विज्ञान और पुरालिपि शास्त्र विभाग, ये दोनों एक यूनिट के रूप में संबद्ध होकर के भविष्य की रूपरेखा इस दिशा में विश्वविद्यालय की तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो दृष्टि है, हमारी जो लक्ष्य है, वह अध्येताओं को पांडुलिपि के संरक्षण, संपादन और अध्ययन के कौशल का विकास करें। जो हमारे शोध छात्र अथवा जो हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर के इस विषय में अध्ययन करना चाहते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, अपना कौशल बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह परिसर, यह विश्वविद्यालय ओपन है। आप सभी शोधक छात्रों और विद्वानों के लिए इस दिशा में जो भी सहायता है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वह करने के लिए यह परिसर सदैव प्रस्तुत रहेगा। और आज तक जो पांडुलिपियां अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं, बहुत सारी प्रकाशमान हैं। संस्कृत विद्या में निहित भारतीय विद्या के साहित्य की समृद्धि हेतु यह विभाग और यह परिसर संकल्पित है। पांडुलिपि की डिजिटल प्रति से युक्त डिजिटाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट की एक प्रति के साथ डिजिटल कैटलॉग के निर्माण की परियोजना भी इस नवनिर्मित विभाग के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली के सहयोग से पांडुलिपियों के संरक्षण और संपादन हेतु जागृति लाने के लिए प्रशिक्षण, व्याख्यान, कार्यशालाएं, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और संयोजन आगामी वर्षों में विश्वविद्यालय के इस परिसर द्वारा अन्य संस्थाओं के सहयोग से, कोलैबोरेशन से किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा बनाई जा चुकी है। पांडुलिपि से संबद्ध डिप्लोमा कोर्स जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, शीघ्रातिशीघ्र यह डिप्लोमा कोर्स आरंभ हो जाएगा। इसके अंतर्गत आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी विषयों को सुना, वो सारे विषयों का यहाँ प्रशिक्षण, उन पर डिटेल स्टडी, वो सब एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित होगा। आपको हर प्रकार की लिपियों के प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। आपको मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग की, हस्तलेख संपादन की विधियों, प्रविधियों का साक्षात ज्ञान कराया जाएगा और पांडुलिपि के संपादन के दौरान आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने में आपकी सहायता ये परिसर का यह विभाग और यह संग्रहालय इस माध्यम से यह परिसर करेगा। अनेक नूतन पाठ्यक्रम भी इस विभाग के द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे भविष्य में। पांडुलिपि आधारित शोध के अध्ययन, अध्यापन संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहन करना, यह हमारे विश्वविद्यालय का और इस परिसर का भी इसमें विशेष अभिनिवेश है कि हमारे जो भी शोधक छात्र हैं वह शोध के लिए हस्तलेखों को प्राथमिकता दे, हस्तलेखों के संपादन को, हस्तलेखों के समीक्षात्मक संपादन को, हस्तलेखों से के समीक्षित संपादन के अध्ययन को अथवा संपादित ग्रंथ के स्टडी को
अध्ययन को महत्व दें और इस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकें, यह प्रयास हमारे इस परिसर का, इस विभाग का और इस विश्वविद्यालय का है। मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर का विकास हमारे परिसर में अभी तक हस्तलेख संग्रहालय था, जो कि इस परिसर की अमूल्य विरासत है। इस परिसर की ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की मातृका जिस भी संग्रहालय में है, जिस भी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में है, वह सभी संस्थान राष्ट्रीय महत्व के केंद्र है। तो राष्ट्रीय महत्व के ऐसे केंद्र हैं, हमारी संस्था है, हमारा परिसर है। हमने मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर यूनिट यहाँ बनाने का निश्चय किया है और इसका प्रस्ताव हमारे आदरणीय कुलपति महोदय ने स्वीकृत कर लिया है और इसकी प्रक्रिया यहाँ चल रही है। वस्तुतः मैं पूर्ण तरीके से इसमें मेरा अभिनिवेश है कि जल्दी से जल्दी यह सेंटर कार्य करने की अवस्था में आ जाए और हमें अन्य संस्थाओं का अभी अपने मैन्युस्क्रिप्ट के कंजर्वेशन के लिए जो सहयोग लेना पड़ता है ना लेना पड़े और हम दूसरी संस्थाओं को भी सहयोग कर सकें मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण के लिए। इसलिए यहाँ पर एक मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन यूनिट बनाई जा रही है, जिसकी प्रक्रिया इस समय चल रही है। विगत अगले अग्रिम मास में यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और एक मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर आप देख सकेंगे। हमारे पांडुलिपि विभाग और पुरालिपि शास्त्र विभाग की जो स्ट्रेंथ है, जो इस परिसर की स्ट्रेंथ है, वो हमारा संग्रहालय है। यहाँ संग्रहालय के कुछ चित्र भी थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे संग्रहालय में इस प्रकार से हस्तलेखों को रखा गया है और लाल कपड़े में, ये सूती कपड़े हैं जिनमें स्टार्च नहीं है, हैंडमेड दफ्ती होती है, उसको ऊपर नीचे लगा करके इनका संरक्षण किया गया है ताकि इनमें किसी भी प्रकार का क्षरण ना हो। इस प्रकार से इनका संरक्षण किया जा रहा है। ये चित्रविधि है हमारे संग्रहालय की। गंगानाथ झा परिसर का हस्तलेख संग्रहालय गंगानाथ झा परिसर के बेसमेंट में है।